नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज के एक हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। ये हिस्सा जुड़ा है आतंकवादी कृत्यों की परिभाषा और दंड से। मतलब आसान शब्दों में समझें तो कानून की नज़र में क्या चीज़ आतंकवाद है और उसकी सज़ा क्या है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये कानूनी भाषा ना अक्सर थोड़ी थोड़ी पेचीदा होती है, तो हमारा मकसद है इसे थोड़ा सरल बनाना। ये समझना कि भाई इस दायरे में क्या क्या आता है, कौन से काम आते हैं और जाहिर है उनके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी भी है कि कानून कैसे उन इरादों को, उन कामों को देखता है जिनका मकसद होता है भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या यहाँ तक कि उसकी आर्थिक स्थिरता को चोट पहुंचाना या फिर समाज में एक डर, एक भय का माहौल पैदा करना। सही। तो हम इस दस्तावेज के जो मुख्य बिंदु है और उनकी जो बारीकियां हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कानून किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। मुझे लगता है इरादे पर, है ना, इंटेंशन पर। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कानून की शुरुआत ही होती है इरादे से, यानी इंटेंट से। क्या इरादा? इरादा ये कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या फिर आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाना, या दूसरा, भारत में या किसी विदेश में भी आम लोगों में या लोगों के किसी एक वर्ग में आतंक फैलाना, मतलब डर पैदा करना। ये इरादा जो है वो सबसे अहम है। लेकिन सिर्फ इरादा होने से, मतलब मन में ऐसा ख्याल आ गया, तो क्या वो आतंकवादी हो गया? ऐसा तो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, यही यही तो समझने वाली बात है। सिर्फ इरादा काफी नहीं है। कानून कहता है कि ये जो इरादा है ये किसी कृत्य यानी किसी एक्ट से जाहिर होना चाहिए। अच्छा। और कानून फिर उन कामों की, उन कृत्यों की एक लंबी लिस्ट देता है जिनसे ये इरादा पता चल सकता है। तो इरादा और कृत्य, इन दोनों का जुड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो फिर वो कौन से कृत्य हैं, मतलब क्या काम हैं जिन्हें कानून इस दायरे में रखता है? क्या ये सिर्फ जैसे हम सोचते हैं बम धमाके वगैरह वहीं तक है? नहीं, इसका दायरा असल में काफी काफी बड़ा है। कानून कई तरह के साधनों का जिक्र करता है, जैसे बम, डायनामाइट या कोई और विस्फोटक चीज। फिर ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल या कुछ और, हथियार या दूसरे घातक हथियार, जहरीली गैसें या नुकसान पहुंचाने वाली गैसें या दूसरे केमिकल्स। और इसमें शायद आजकल जो बातें होती हैं वैसी खतरनाक चीजें भी होंगी, जैसे बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर। हाँ हाँ, बिल्कुल। कानून कहता है या कोई अन्य पदार्थ, चाहे वो जैविक, रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्य समान प्रकृति का हो। तो मतलब हर तरह के जो खतरनाक साधन हो सकते हैं उनको शामिल किया गया है। ओके। लेकिन सिर्फ साधन होना काफी नहीं है। इनका इस्तेमाल इस तरह से हो कि कुछ खास नतीजे निकलें या निकलने की संभावना हो। और वो नतीजे क्या हो सकते हैं? क्या परिणाम हो सकते हैं जिनका जिक्र है? या फिर ऐसा होने की पूरी पूरी संभावना बनना। ठीक है। दूसरा, संपत्ति का नुकसान, उसे नुकसान पहुंचाना, तबाह करना, नष्ट करना। तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है समुदाय के जीवन के लिए जो जरूरी सेवाएं हैं या आपूर्तियां हैं उनमें बाधा डालना। जैसे बिजली रोक देना, पानी की सप्लाई बंद कर देना, ट्रांसपोर्ट रोकना। और ये भारत में भी हो सकता है और विदेश में भी। आपने शुरू में आर्थिक सुरक्षा की भी बात की थी, क्या वो भी इन नतीजों में आता है? बिल्कुल। चौथा अहम नतीजा है भारत की मौद्रिक स्थिरता, मतलब मॉनेटरी स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाना। वो कैसे? वो ऐसे कि नकली भारतीय नोट या सिक्के बनाना, उनकी तस्करी करना या उन्हें बाजार में चलाना। और यहाँ कानून नकली भारतीय मुद्रा को थोड़ा स्पष्ट भी करता है। अच्छा, क्या स्पष्टीकरण है? ये जानना दिलचस्प है। हाँ, कानून कहता है कि नकली भारतीय मुद्रा का मतलब है ऐसी कोई भी जाली करेंसी जिसे किसी अधिकृत, मतलब ऑथोराइज्ड, या सरकार द्वारा बताई गई फॉरेंसिक अथॉरिटी ने जांच के बाद नकली घोषित किया हो। ओके। और ये किस आधार पर होता है कि वो या तो असली नोट की नकल करती हो या उसके जो मुख्य सुरक्षा फीचर्स होते हैं ना, जैसे वाटरमार्क या सिक्योरिटी थ्रेड, हाँ। उनसे छेड़छाड़ की गई हो। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर जालसाजी साबित करने के लिए ये परिभाषा बहुत जरूरी है। समझ गया। और कोई परिणाम भी है इस लिस्ट में? हाँ, एक और है। भारत में या किसी विदेश में मौजूद ऐसी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना जो भारत की रक्षा के लिए इस्तेमाल होती हो,
या फिर भारत सरकार, राज्य सरकार या उनकी किसी एजेंसी के किसी और सरकारी काम के लिए इस्तेमाल होती हो या होने वाली हो। जैसे कोई मिलिट्री बेस हो गया या कोई सरकारी दफ्तर। बिल्कुल उसी तरह का। तो मतलब दायरा तो बहुत ही बड़ा है, जानमाल के नुकसान से लेकर जरूरी सेवाओं में रुकावट और आर्थिक स्थिरता पर चोट तक। पर क्या तरीके सिर्फ यही हैं, मतलब विस्फोटक या हथियार, या और भी कुछ है? और भी है। कानून ये भी कहता है कि सिर्फ इन साधनों का इस्तेमाल ही नहीं, बल्कि अगर कोई क्रिमिनल फोर्स यानी आपराधिक बल का इस्तेमाल करता है या सिर्फ उसका दिखावा करके डराता है, धमकाता है। हाँ, धमकाता है या ऐसा करने की कोशिश करता है जिससे आतंक फैले, तो वो भी आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। अच्छा। इसके अलावा एक और गंभीर बात इसमें जोड़ी गई है, किसी लोक सेवक यानी पब्लिक फंक्शनरी की हत्या करना या हत्या की कोशिश करना। ये लोक सेवक या पब्लिक फंक्शनरी, इसका ठीक मतलब क्या है कानून की नजर में? क्या हर सरकारी कर्मचारी इसमें आ जाता है? नहीं, हर कोई नहीं। कानून के हिसाब से इसका मतलब है वो लोग जो संवैधानिक पदों पर हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज वगैरह, या फिर कोई और अधिकारी जिसे केंद्र सरकार ने अपने ऑफिशियल गजट में लोक सेवक के तौर पर नोटिफाई किया हो। तो ये ऊंचे पदों पर बैठे लोग या खास तौर पर नामित अधिकारियों पर हमले को कवर करता है। और अगर किसी को मान लीजिए बंधक बना लिया जाए, अपहरण करके कोई मांग रखी जाए, वो भी इसी परिभाषा के तहत आता है। बिल्कुल, किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना, उसका अपहरण करना और फिर उसे मारने या चोट पहुंचाने की धमकी देना, ताकि भारत सरकार को या किसी राज्य सरकार को या किसी विदेशी सरकार को या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या किसी व्यक्ति को कोई काम करने या ना करने पर मजबूर किया जा सके। ये भी एक आतंकवादी कृत्य है। सच में ये परिभाषा तो बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। इसमें कई तरह के काम शामिल हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सजा। अगर कोई इनमें से कोई कृत्य करता है तो उसके लिए कानून क्या सजा तय करता है, खासकर अगर उस काम से किसी की जान चली जाए? उस स्थिति में कानून बहुत सख्त है, कोई रियायत नहीं है। सजा है मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास। और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये दिखाता है कि कानून ऐसे कामों को कितना गंभीर मानता है जिनमें किसी की जान जाती है। और अगर मान लीजिए कृत्य तो आतंकवादी प्रकृति का है, लेकिन उसमें किसी की मौत नहीं हुई, जैसे किसी ने विस्फोट किया, संपत्ति का नुकसान हुआ, लोग घायल हुए पर मौत नहीं हुई, तब क्या सजा है? ऐसे बाकी सभी मामलों में जहां आतंकवादी कृत्य से मौत नहीं होती, कानून एक न्यूनतम सजा तय करता है। वो है कम से कम 5 साल की कैद। कम से कम 5 साल? हाँ, कम से कम 5 साल। और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये कम से कम 5 साल वाली बात मुझे काफी अहम लग रही है। मतलब सजा इससे कम नहीं हो सकती है ना? जी हाँ। ये एक तरह की गारंटी है कि मामला हल्के में नहीं लिया जाएगा, चाहे जान न भी गई हो। बिल्कुल। ये जो न्यूनतम सजा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि विधायिका यानी कानून बनाने वाले किसी भी तरह के आतंकवादी कृत्य को, चाहे उसमें जान ना भी गई हो, समाज के लिए कितना बड़ा खतरा मानते हैं। ये एक तरह से कानून की गंभीरता का पैमाना है कि ऐसे मामलों में सजा की शुरुआत ही 5 साल से होगी। अब एक और पहलू जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है, वो लोग जो सीधे हमला नहीं करते लेकिन पर्दे के पीछे होते हैं, साजिश में शामिल होते हैं, मदद करते हैं, क्या कानून उनके बारे में भी कुछ कहता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और कानून इस पर भी पूरा ध्यान देता है। ये सिर्फ सीधे कृत्य करने वालों तक सीमित नहीं है। कानून साफ कहता है कि जो कोई भी आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रचता है या उसे करने का प्रयास करता है या उसकी वकालत करता है, मतलब उसे सही ठहराता है या बढ़ावा देता है, उकसाना, हाँ, या उसे उकसाता है, सलाह देता है, भड़काता है या सीधे तौर पर या जानते हुए उसकी मदद करता है, अच्छा, या फिर उसकी तैयारी में कोई भी काम करता है, तो इन सभी लोगों के लिए भी सजा है। ये तो दायरा बहुत ही बड़ा हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। उन सभी के लिए भी सजा वही है जो बिना मौत वाले आतंकवादी कृत्य के लिए तय की गई है, यानी कम से कम 5 साल। हाँ, यानी कम से कम 5 साल की कैद, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगेगा। इसका मतलब साफ है कि अपराध करने में किसी भी तरह की एक्टिव भागीदारी, चाहे वो प्लानिंग की हो, मदद करने की हो, तैयारी की हो, वो सब बराबर दंडनीय है। और अगर कोई मान लीजिए आतंकवादी बनने के लिए ट्रेनिंग कैंप चला रहा हो या लोगों को भर्ती कर रहा हो,
उसके लिए भी ठीक यही सजा है। कानून कहता है कि जो कोई भी आतंकवादी कृत्य में ट्रेनिंग देने के लिए कोई कैंप आयोजित करता है या करवाता है, या फिर आतंकवादी कृत्य करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की भर्ती करता है या करवाता है, उसे भी कम से कम 5 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा मिलेगी और जुर्माना भी। तो ये सिर्फ मौके पर मौजूद लोगों की बात नहीं है जी, ये तो पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने की कोशिश है। बनाने वाले, सिखाने वाले, भर्ती करने वाले, सब पर। आपने बिल्कुल सही समझा। कानून सिर्फ घटना को नहीं देखता, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को टारगेट करता है जो आतंकवाद को पनपने में और चलने में मदद करता है। सही। तैयारी से लेकर अंजाम देने तक और उसमें मदद करने तक हर कड़ी को तोड़ने की कोशिश है इसमें। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ना तो खुद कुछ करता है, ना साजिश रचता है, ना ट्रेनिंग देता है, लेकिन वो किसी ऐसे संगठन का सदस्य है, ऐसे ग्रुप का मेंबर है जिसके बारे में पता है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। तो क्या सिर्फ सदस्य होना भी अपराध है? कानून इस बारे में भी बिल्कुल साफ है। कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे संगठन का सदस्य है जो आतंकवादी कृत्य में शामिल है, उसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। आजीवन कारावास तक? जी हाँ, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी किसी प्रतिबंधित या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त संगठन से सिर्फ जुड़ा होना, उसकी मेंबरशिप रखना भी कानून की नज़र में एक गंभीर अपराध माना गया है। और अगर कोई किसी ऐसे व्यक्ति को छुपाता है या पनाह देता है जिसने आतंकवादी कृत्य किया हो, मान लीजिए कोई जानता है कि उसके दोस्त ने ऐसा कुछ किया है और वो उसे पुलिस से बचाने के लिए अपने घर में छुपा लेता है, इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। कानून कहता है कि जो कोई भी जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को पनाह देता है या छिपाता है या ऐसा करने की कोशिश करता है, ये जानते हुए कि उस व्यक्ति ने आतंकवादी कृत्य किया है, उसे कम से कम 3 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी। ये अपराधियों को समाज में छिपने से रोकने का एक प्रयास है। लेकिन इसी में एक छूट का भी जिक्र है शायद दस्तावेज में, वो क्या है? हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। अगर पनाह या छिपाव अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया गया हो तो ये सजा उन पर लागू नहीं होती। अच्छा। यानी अगर पति अपनी पत्नी को छिपाता है जिसने अपराध किया है, या पत्नी अपने पति को छिपाती है, तो उन्हें इस धारा के तहत सजा नहीं मिलेगी। ये एक दिलचस्प मानवीय पहलू है इस कठोर कानून में। शायद पारिवारिक रिश्तों की जो जटिलताएं होती हैं उनको ध्यान में रखकर ये छूट दी गई होगी। संभवतः कानूनी प्रावधान बनाते समय अक्सर ऐसी सामाजिक वास्तविकताओं पर भी विचार किया जाता है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, पैसे या संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला। अगर किसी के पास ऐसी संपत्ति है जो आतंकवादी गतिविधियों से कमाई गई हो या उनसे हासिल की गई हो, कानून इसे भी नजरअंदाज नहीं करता। जो कोई भी जानबूझकर ऐसी कोई संपत्ति रखता है जो किसी आतंकवादी कृत्य से प्राप्त की गई हो या किसी आतंकवादी कृत्य के माध्यम से अर्जित की गई हो, जैसे मान लीजिए फिरौती की रकम, उसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये आतंकवाद के आर्थिक आधार पर यानी टेरर फाइनेंसिंग पर चोट करने का एक और तरीका है। तो ये कानून सिर्फ हिंसा या उसकी तैयारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आतंकवाद के आर्थिक पहलू को भी उतनी गंभीरता से लेता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कानून आतंकवाद को एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम के रूप में देखता है, जिसके हिंसक, संगठनात्मक और आर्थिक सभी पहलुओं से निपटना जरूरी है। दस्तावेज के आखिर में एक प्रक्रिया से जुड़ी बात भी लिखिए कि केस इस धारा के तहत दर्ज होगा या फिर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यानी UAPA, जो भारत का मुख्य एंटी टेरर कानून है, उसके तहत दर्ज होगा। इसका फैसला कौन करेगा? हाँ, ये स्पष्ट किया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ये निर्णय पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP के पद से नीचे का कोई अधिकारी नहीं लेगा। अच्छा, SP रैंक है उससे ऊपर? जी हाँ, SP या उनसे ऊंचे रैंक का अधिकारी ही ये तय करेगा कि मामला इस विशिष्ट धारा के तहत दर्ज किया जाए या UAPA की अन्य धाराओं के तहत। ये शायद इसलिए है ताकि इतने गंभीर आरोपों पर फैसला लेने में एक निश्चित स्तर की वरिष्ठता, अनुभव और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। तो इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि कानून आतंकवादी कृत्यों को बहुत ही व्यापक तरीके से देखता है। हाँ। इसमें सिर्फ बम फोड़ना या हत्या करना ही नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, जरूरी सेवाओं को रोकना,
लोगों को डराना, धमकाना, बिल्कुल। और यहाँ तक कि इन कामों की साजिश रचना, मदद करना, पैसा देना, ट्रेनिंग देना, भर्ती करना या फिर ऐसे कामों से कमाई गई संपत्ति रखना भी शामिल है। दायरा वाकई बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से परिभाषा बहुत विस्तृत है और जैसा हमने कहा, इरादे पर खासा जोर है और सजा की कठोरता, मृत्युदंड, आजीवन कारावास और वो कम से कम 5 साल की न्यूनतम सजा का प्रावधान। ये सब बताता है कि कानून इन अपराधों को राष्ट्र और समाज के लिए कितना गंभीर खतरा मानता है। सही। और साथ ही इसमें सिर्फ करने वाले नहीं, बल्कि उनके मददगार, उनके समर्थक, संगठन के सदस्य, यहाँ तक कि पनाह देने वाले भी बस पति पत्नी के अपवाद को छोड़कर सभी को जवाबदेह ठहराया गया है।